हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू नया बैच। कैसे हो सारे बच्चे? गुड मॉर्निंग प्रवेश, गुड मॉर्निंग आशु। प्लीज़ ओपन अप योर माइक एंड कैमरा, फटाफट से ओपन करो। आवाज़ आ रही है ना मेरी? सब ठीक चल रहा है? आशु, चलो ठीक है। तो कल की क्लास में हमने क्या किया था? हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, उसके फंक्शंस पढ़े थे। गुड मॉर्निंग नंदिता, हाउ आर यू? हमने सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस पढ़े थे, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, है ना? तो कल जो पढ़ा था उसमें कोई डाउट है? कल जो पढ़ा था उसमें कोई डाउट? गुड मॉर्निंग आशु, ओपन कर लो कैमरा। कल क्यों नहीं आए थे? अपडेट ही नहीं हो रहा था। अच्छा, तो फिर लेक्चर देख लिया था बाद में? यही गड़बड़ है, पता है? ये पेंडिंग हो जाएगा, फिर आप पीछे बैकलॉग छूट जाएगा। ये नहीं करना कभी। एक चलो चलता है, ठीक है, लेकिन आगे भी ऐसी चीज़ होंगी तो ये मत करना कभी, ठीक है? तुषार गुड मॉर्निंग, कैमरा ओपन करो। नो डाउट नंदिता को, चलो ठीक है। तो फिर आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे थे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। गुड मॉर्निंग तुषार, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो? गुड, ओके। चलो, तो हम आज करने जा रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अगर बीच में कोई भी डाउट आए तो मुझे बता देना। एक तो ये डब्बा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बेसिकली, मैम टीपीपी का लास्ट क्वेश्चन कंफ्यूज हो गया। एक मिनट, गुड मॉर्निंग प्रियांशु, मैं चेक करती हूँ कौन सा क्वेश्चन है, एक सेकेंड। ये वाला क्या? विच कॉम्पोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन कंट्रीब्यूट्स टू इट्स सेलेक्टिव परमिएबिलिटी बाय इंटरैक्टिंग विद एक्वस एनवायरनमेंट। इसमें और किसी को भी कंफ्यूजन हुआ तो शायद डीपीपी की थी। डीपीपी की थी तुषार, नंदिता, डीपीपी की थी। चलो, तो यहाँ पे लिखा है हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, पोलर हेड्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स ओनली, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स ओनली। मुझे लग रहा है तुमने वो कर दिया होगा, हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, है ना? सबसे पहले जो मॉलिक्यूल है वो बाहर से इंटरैक्ट करेगा और बाहर वाले पोर्शन से इंटरैक्ट करके ही पता चलेगा कि वो अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है? नंदिता ने नहीं की, बहुत गलत बात है, वेरी बैड। ठीक है बच्चे, तो आपका मॉलिक्यूल पहले बाहर इंटरैक्ट करेगा, उसके बाद पता चलेगा कि वो जा पा रहा है नहीं जा पा रहा। सारे क्वेश्चन सही थे, क्या बात है। चलो, अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जहां पर उन ऑर्गेनेलीज को इंक्लूड किया जाता है जिनके फंक्शंस एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड हो। तो सबसे पहला की टर्म यहां पर ये हो जाएगा, ऑर्गेनेलीज whose functions are coordinated। अब यहां पर कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज है? माइक ऑन करके बोलो, कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज आती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेरी गुड, लाइसोसोम्स एंड बैक्टीरिया। वेरी गुड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बाद गोल्जी एपैरेटस, then we have lysosome, and then we have vacuole। अब होता क्यों है, क्यों कैसे ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड है, उसको समझना। जैसे सबसे पहले आपके पास होगा एक न्यूक्लियस, इधर की तरफ बन गया हमारा न्यूक्लियस विद इट्स न्यूक्लियर पोर। इसी के साथ यहाँ से कंटिन्यूस मैनर में आएगी आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही है नंदिता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके प्रोटीन्स बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्रोटीन्स बनते हैं वो ऐसे नहीं होते कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलते ही सेल उनको यूज़ कर ले। जैसे मान लो आपको अपना प्रोटीन चाहिए था इस शेप में, परफेक्ट गोल प्रोटीन चाहिए था, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन बना वो अभी ऐसा बना, तो आप इस प्रोटीन को नहीं यूज़ कर सकते, आपको पहले मैच्योर प्रोटीन चाहिए। तो उसको फर्दर मैचुरेशन के लिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उसे भेज देता है गोल्जी बॉडी के पास। अब ऐसा नहीं है कि ये प्रोटीन कूद के जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी में जाने के लिए गोल गोल स्ट्रक्चर्स के अंदर बैठ के जाता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, हाँ वेसिकल्स। वेरी गुड वेरी गुड। तो अब क्योंकि इसके प्रोटीन्स को ये मैच्योर करता है, पैकेज करता है, तो ऑब्वियसली बात है दोनों को साथ रहना ज़रूरी है। इसलिए ऐसा होता है हमेशा जब भी हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं उसके साथ ही गोल्जी बॉडी बनाते हैं, क्योंकि दोनों फंक्शंस साथ में करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाएगा गोल्जी बॉडी का। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम बोलते हैं सिस्टरने, और एनसीईआरटी बोलती है ये सिस्टरने एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो हुआ क्या, मान लो यहाँ पे ऐसा प्रोटीन बना, तो इस वाले प्रोटीन को यहाँ से एक वेसिकल निकलेगी, इस वेसिकल में ये प्रोटीन जाएगा, फिर ये वेसिकल यहाँ पे जाके फ्यूज़ हो जाएगी, और इसके फ्यूजन से जो इनमैच्योर प्रोटीन है वो गोल्जी बॉडी में चला जाएगा। गुड मॉर्निंग शिवप्रिया, येस यू आर राइट, गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी में क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फाइनली जब ये लास्ट वाले सिस्टरने में जाएगा तब ये मैच्योर हो जाएगा। इसीलिए ही इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मैच्योर फेस, और पहले वाले को हम बोलते हैं फॉर्मिंग फेस, क्योंकि यहाँ से बनना स्टार्ट होगा, मैच्योर होना स्टार्ट होगा। तो फाइनली यहाँ तक आते आते आपका प्रोटीन मैच्योर हो गया। अब क्या होता है, ये जो प्रोटीन है, देखो ऐसा तो नहीं है ना कि ये प्रोटीन केवल सेल को चाहिए, सेल के बाहर भी इसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मान लो ये कोई प्रोटीनेशियस हार्मोन हुआ तो हार्मोन को तो आपको बाहर भेजना पड़ेगा। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे जो वेसिकल्स बन रहे हैं वो इंट्रा सेल्युलर ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, मतलब सेल के अंदर अंदर, और एक्स्ट्रा सेल्युलर ट्रांसपोर्ट मतलब सेल के बाहर भी कर सकते हैं। तो जैसा भी ट्रांसपोर्ट हो, अगेन यहाँ से एक वेसिकल निकलेगी, इस वेसिकल में आपका जो प्रोटीन है वो फुली मैच्योर फॉर्म में आ जाएगा, और फिर इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा जहां भी इसकी लोकेशन है वहां पर। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब होता क्या है, जब आपका प्रोटीन है या जो लिपिड है जब ये गोल्जी बॉडी में जा रहा होता है तो इसको मैच्योर के साथ साथ इसमें मॉडिफिकेशंस भी कर दी जाती है। मॉडिफिकेशन मतलब इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लगा दी जाती है। ठीक है, बिल्कुल आपको ऐसे इमेजिन करना है, आप बाजार गए थे कपड़े खरीदने, लेकिन आपने फुली स्टिच्ड कपड़ा नहीं खरीदा, अनस्टिच्ड एक कपड़ा खरीद दिया। उसको मैच्योर फॉर्म में लाने के लिए, उसको कपड़ों की पहनने वाली फॉर्म में लाने के लिए आपने टेलर के पास भेजा, जो है आपका गोल्जी बॉडी। अब आपने टेलर से कहा कि यार ये प्लान अच्छा नहीं लग रहा, इसमें थोड़े से मोती लगा दो, सितारे लगा दो, तो वो क्या होगी, मॉडिफिकेशन। वो भी कौन करके देगा आपको, टेलर ही करके देगा, गोल्जी बॉडी करके देगा। तो गोल्जी बॉडी के क्या क्या काम हो गए, मैच्योर करना, मॉडिफिकेशन करना, इसको पैकेज करना, पैकेज में डाल के ही तो देगा ना, और उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट कराना। अब ध्यान देना, ये जो वेसिकल्स निकल रही हैं इन्हीं में से कुछ वेसिकल्स आगे जाके वैक्यूल में भी कन्वर्ट हो जाती है, इन्हीं में से कुछ वेसिकल्स आगे जाके लाइसोसोम में भी कन्वर्ट हो जाती है। कैसे, मान लो आपका ये जो प्रोटीन है, आपको पता है ना कि आपकी एंजाइम्स प्रोटीन की होती है मेजॉरिटी। अगर मान लो ये जो प्रोटीन है वो कोई हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हुई तो फिर सिंपल सी बात है लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो यही वेसिकल्स आपकी आगे जाके वैक्यूल्स में या लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाती है। अभी ये नाम याद रख लो, इंसेक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स को आप नाम देते हो वेसिकल्स। समझ में आया? इस तरीके से इनका फंक्शंस एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड है। आशु, नंदिता, प्रियांशु, शिवप्रिया, तुषार, समझ में आ रहा है? चलो लिख लो। हाँ, मैम ये लाइसोसोम में कन्वर्ट होंगे वेसिकल्स, लाइसोसोम, हाँ
और तो मैम ये फिर ब्रेक डाउन क्यों हो जाती है? कौन? ये लाइसोजाइम्स के अंदर जो एंजाइम्स है। लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स है वो ब्रेक डाउन क्यों हो जाती है, ब्रेक डाउन क्यों करती है? क्यों करती है? क्यों करती है ना, अभी समझाऊंगी। अभी लाइसोसोम पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा क्यों करती है। कितना बढ़िया फंक्शन है इनका, अभी पता चलेगा। डन हो गया? ओके, आशु हो गया, शिवप्रिया, नंदिता, प्रियांशु। चलो अब हमें एक एक करके इनको पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो यहाँ पे एंडो मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब होता है साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम मतलब होता है नेटवर्क। और ये जो नेटवर्क है वो किसका है? मेम्ब्रेन्स का। तो सिंपल शब्दों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है साइटोप्लाज्म के अंदर मिलने वाला मेम्ब्रेन्स का पूरा नेटवर्क। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज कॉन्टिन्यूअस विद द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में तो 2 लेयर्स होती है ना नंदिता, आउटर और इनर। ये आउटर वाली लेयर के साथ कंटिन्यूड रहता है। अब ध्यान से समझना, एनसीईआरटी की लाइन बता रही हूं। जैसे मान लो आपका एक ये सेल है, इस सेल के पास यहाँ पे मान लो पड़ा हुआ है न्यूक्लियस, ये हो गया आपका न्यूक्लियस इस तरीके से। अब न्यूक्लियस की जो आउटर वाली लेयर है ना, आउटर वाली लेयर से ये ऐसे निकल रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ध्यान देना, मेरे वर्ड्स को कैच करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने साइटोप्लाज्म के फ्लूइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक वो फ्लूइड, एक वो ल्यूमेन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है, और एक वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर है। ठीक है, तो बाहर वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। देखो एनसीईआरटी खोलो, ये नाम लिखे हुए हैं, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल है ना। हाँ, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो ल्यूमेन है, अंदर जो स्पेस है, वो हो जाएगा इंट्रा ल्यूमिनल। इंट्राल्यूमिनल इज इनसाइड ER, एक्स्ट्राल्यूमिनल इज आउटसाइड ER। तो पहले ये दोनों वर्ड समझ में आने चाहिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए क्या? बिल्कुल चाहिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखने के लिए चाहिए। पहली लाइन में लिखा हुआ है। आजू बार बार कैमरा ऑफ कर लेता है। पहले ये दोनों वर्ड्स लिख लो, एक्स्ट्राल्यूमिनल, इंट्राल्यूमिनल, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स। शिवप्रिया, प्रियांशु, नंदिता बोलते रहना बीच बीच में ताकि मुझे लगे कि तुम हो क्लास में, और डाउट आए तो तुरंत तुरंत पूछते रहना। डन? अब देखो, ये है एनसीईआरटी का डायग्राम। अब जो मैं बोलती जा रही हूँ उस चीज़ को ध्यान से समझते जाना। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पॉइंट से आप देख सकते हो कि ये आउटर मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, अंदर वाली मेम्ब्रेन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, अब यहाँ पर आपको कुछ तो ऐसे फ्लैट फ्लैट स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं और कुछ ऐसे लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। तो ये जो फ्लैट वाले स्ट्रक्चर्स है इनको हम नाम देते हैं सिस्टर्ने, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको आप नाम दे रहे हो ट्यूब्यूल्स। तो ज़्यादातर जो ट्यूब्यूल्स वाला पोर्शन है वो SER को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इन ट्यूब्यूल में आपने SER की मेंशनिंग देखी है, ना कि RER की। ठीक है, तो आपका पहला कंक्लूजन ये हुआ कि ER is continuous with outer membrane of न्यूक्लियस। दूसरा पॉइंट आपको ये पता चला कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ट्यूब्यूल्स है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं SER को।
ठीक है। इसके बाद आपका जो राइबोसोम है यहाँ पे वो कौन सा होगा, 80S। और जरा मैं इस वाले सेगमेंट को जूम इन करूं, ये मान लो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस है, वो भी RER का। तो इस RER से जो आपका राइबोसोम है वो अटैच्ड रहता है विद द हेल्प ऑफ ए प्रोटीन। यहाँ पे एक प्रोटीन लगता है, इस प्रोटीन को आप नाम देते हो राइबोफोरिन। राइबोफोरिन, तो राइबोफोरिन वो प्रोटीन है जिसकी हेल्प से आपका जो राइबोसोम है वो RER की मेम्ब्रेन पे अटैच्ड हो जाएगा। तो राइबोफोरिन RER में होगा, SER में नहीं होगा। ये बात समझ में आई। इसके अंदर का सारा ल्यूमेन इंट्राल्यूमिनल, इसके बाहर का सारा स्पेस एक्स्ट्राल्यूमिनल। क्या ये वर्ड समझ में आए सबको? जल्दी से मुझे बताओ चैट्स में, और आशु जल्दी बताओ। ठीक है, अब बात आती है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या है। नंदिता, प्रियांशु, शिवप्रिया, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, ऐसे नहीं चलेगा। तो होता क्या है आपको बताना है मुझे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है। वैसे आपको थोड़ा पता होगा, तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन फ्रेम कर रही हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ER। अच्छा हो तुम लोग चैट्स में, ठीक है। तो सब लोग सुनो, इनमें से क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन नहीं है, ठीक है। पहला है प्रोटीन बनाना, दूसरा है लिपिड बनाना, तीसरा है ग्लाइकोजन बनाना, चौथा है स्टेरॉइड्स बनाना। अच्छा नोट कर रहे थे, ग्लाइकोजन बनाना, हाँ। बाकी बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ER? प्रोटीन बनाना, लिपिड बनाना, ग्लाइकोजन बनाना, स्टेरॉइड। ग्लाइकोजन बनाना इज नॉट अ फंक्शन। ग्लाइकोजन, नंदिता का भी ग्लाइकोजन, आशु ग्लाइकोजन। सबका आंसर चाहिए मुझे, ऐसे नहीं चलेगा। प्रियांशु, शिवप्रिया अपना आंसर दो। प्रियांशु का आंसर आ गया ग्लाइकोजन। शिवप्रिया अब आएगा मजा। ये क्या है, पहचान पा रहे हो? क्या है ये? कहां से लिया है मैंने ये पेज? ये समरी है, NCERT की समरी। जो मैं बोलती हूँ ना कि समरी इज इम्पॉर्टेंट, तो रियली समरी इज इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे ये पेज खोलो NCERT में, तुम्हें खुद दिखाई देगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स ट्यूब्यूल्स और सिस्टर्ने। ट्यूब्यूल्स को क्या रिप्रेजेंट करता है, SER या RER? SER। और सिस्टर्ने को करता है RER। फिर लिखा है दे आर ऑफ टू टाइप्स। ER हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। कैसे? वेसिकल्स की हेल्प से, वेसिकल में करता था। दूसरा सिंथेसिस ऑफ, अब देखो, प्रोटीन, लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोजन। फंस गए? NCERT तो कह रही है, तो बना रहा है, ये लिपोप्रोटीन भी बना रहा है, ये ग्लाइकोजन भी बना रहा है, ये प्रोटीन भी बना रहा है। ये मेन NCERT के कॉन्टेक्स्ट में नहीं था, लेकिन समरी में लिखा हुआ है, और यहां से तुम अपने मार्क्स को लूज कर दोगे। समझ में आया? तो NCERT का रियली एक एक कॉर्नर इज इंपॉर्टेंट, चाहे समरी हो, चाहे इंट्रोडक्शन हो, चाहे डायग्राम हो। चलो, इसके बाद अब हम अपने तरीके से बात कर लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, विच इज ऑफ टू टाइप्स, RER और SER। किसी को कोई डाउट हो तो बीच में पूछ लेना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंपल सी बात है, 80S राइबोसोम is attached with the help of राइबोफोरिन्स प्रोटीन की हेल्प से। और यहाँ पर नो अटैचमेंट, नो सच अटैचमेंट। RER कैसे रिप्रेजेंट होता है? विद द हेल्प ऑफ सिस्टर्ने। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिस्टर्ने। And it is represented by
ट्यूब्यूल्स। अब मैं एक लाइन बोल रही हूँ, मुझे बताना कौन सी लाइन सही है, फर्स्ट या सेकेंड। फर्स्ट लाइन बोल रही है RER इज इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सेकेंड लाइन बोल रही है RER इज इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन। फर्स्ट लाइन, बाकी बच्चे पहली लाइन है RER इज इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, दूसरी लाइन है RER इज इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन। दोनों के आपने RER बोला है? हाँ तो सेकंड है, सिक्रीशन एंड फॉर्मेशन दोनों। हाँ, सिक्रीशन भी करता है। कल बताया था ना सिक्रीशन क्या है, सिक्रीशन में सिंथेसिस, पैकेजिंग और एक्सोसाइटोसिस सभी आ जाता है, तो वो निकाल भी तो रहा है ना वेसिकल्स की फॉर्म में, तो सिक्रीशन भी है, तो दोनों चीज़ें हो जाती है। तो यहाँ पर सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन्स, और यहाँ पर सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ लिपिड्स, स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड समझते हो, सेकंड सही है, शिवप्रिया, नंदिता, प्रियांशु, एकदम सही, शाबाश। स्टेरॉइड समझते हो ना, लिपिड नेचर की जो चीज़ें हैं, आपकी बॉडी में जो लिपिड के हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन्स, सब जगह ये बनाएगा SER। ओके, अब एक और क्वेश्चन है मेरे पास, पहले बताओ ये लिख लिया, ये लिख लिया ना, ठीक है। अब मेरे पास क्वेश्चन ये है, आपको बताना है, कुछ ऑर्गन्स के नाम लिख रही हूँ, आपको मुझे बताना है किस में RER ज़्यादा होगा, किस में SER ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले है पेनक्रियाज, ओवरी, टेस्टिस, थायराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मोर RER, और किस में ज़्यादा SER होगा, बताओ। RER पेनक्रियाज, टेस्टिस और SER ओवेरियन। RER किस में ज़्यादा होगा, दोबारा बोलो। पेनक्रियाज, टेस्टिस। पेनक्रियाज और टेस्टिस, ठीक है, 2 लाइन रह गई है, लिख लो प्रियांशु। आशु बोल रहा है कि पेनक्रियाज और टेस्टिस में RER ज़्यादा होगा, ठीक है, और बाकी तो पेनक्रियाज और टेस्टिस में सिक्रीशन भी तो करता है। सही बात है। और ओवरी और थायराइड, मैम सिक्रीशन तो सारे ही करते हैं, क्योंकि सारे ग्लैंड्स और हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। हाँ, सारी सिक्रीशन करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो सिक्रीशन करता ही करता है। कैसे जस्टिफाई कर रहे हो अपने आंसर को, प्रियांशु लिख लिया। हाँ, सही जा रहे हो, पहुंच रहे हो। जिनका हार्मोन प्रोटीन नेचर का होगा वो सिक्रीट करेंगे। देखो, सिक्रीशन सब करेंगे, चाहे प्रोटीन का हो चाहे लिपिड का हो। अब तुम्हें ये पहचानना है कि इसमें से लिपिड ज़्यादा कौन बना रहा है, और आपको पता है कि आपके जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो लिपिड नेचर के होते हैं ना, ये पता है बात, सेक्स हार्मोन्स लिपिड नेचर के होते हैं। अच्छा, नहीं पता था, तो अब तो तुम बता दोगे RER किस में ज़्यादा होगा, SER किस में ज़्यादा होगा। सेक्स हार्मोन्स ओवरी और टेस्टिस से निकल रहे हैं ज़्यादा, तो यहाँ पर आपके SER ज़्यादा हो जाएंगे। पेनक्रियाज से सारे एंजाइम्स निकलती है, प्रोटीन नेचर की होती हैं। थायराइड से आपका जो हार्मोन निकलता है वो भी पेप्टाइड, अमीनो एसिड का बना है, थायराइड, तो यहाँ पे RER ज़्यादा होगा। B और C में RER, B और C में RER, उल्टा हो गया, यहाँ पे SER ज़्यादा होगा, क्योंकि ये स्टेरॉइड हार्मोन्स रिलीज करते हैं, और A और D में आपका RER ज़्यादा होगा। समझ में आया, ठीक है। चलो, अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन बचता है SER का, स्पेशली SER का फंक्शन है एंड इट इज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। सुनाइए कभी। हाँ, मैंने लीवर में सुना था डिटॉक्सिफिकेशन।
अच्छा ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ ऐसी आ रहा है वही वही ये करने लग जाएगा, नहीं। ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स आपका लिवर में होता है। जैसे आपको पता है कि जो अब किसी पेशेंट का एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो डॉक्टर कुछ महीनों के बाद दवाइयों को चेंज करते हैं। क्यों चेंज कर रहे हो? बीमारी तो सेम है, वही दवाई देते जाओ। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो उसके लिए एकदम वो चली जाती है, क्या कहते हैं, एकदम रिस्पॉन्सिव स्टेट में से हट जाती है। कहने का मतलब क्या है, मान लो जैसे मैं अल्कोहल के एग्जाम्पल से समझाती हूँ। कोई एक इंसान है, उसने इतनी अल्कोहल इनटेक की, तो अल्कोहल के आपको अफेक्ट को नलिफाई भी तो करना पड़ेगा ना। तो उसको नलिफाई करने के लिए आपके जो लीवर है उसमें SCR का नंबर बढ़ जाता है। लेट सपोज वो हो गया 10, तो अगली बार जब वो सेम अमाउंट अल्कोहल इनटेक करेगा तो 10 SCR उसको नलिफाई कर देंगे। तो अब क्या होगा, उसे नशा नहीं चढ़ेगा, उसको अल्कोहल के इफेक्ट्स नहीं आएंगे। अगली बार उसको क्या चाहिए होगा, थोड़ा सा और अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। अब बॉडी क्या करेगी, उसके पास तो वही अपने 10 SCR है लिवर में, तो अब वो अपने नंबर को बढ़ाएगी। जब तक ये अपना नंबर नहीं बढ़ाएगी तब तक इसका नशा आपको रहेगा, क्योंकि 10 SCR इतने इफेक्ट को नलिफाई कर सकते हैं, इतने को नहीं कर सकते। तो अब इसको बढ़ाना पड़ेगा। लेट सपोज 50, क्योंकि आपने सुना होगा ना, कुछ लोग कहते हैं कि यार मुझे तो कितना भी पिला लो, मेरे को तो नशा नहीं चढ़ता, मेरे को तो चढ़ती नहीं है। तो बायोलॉजिकली उसका रीज़न ये है, क्योंकि आप जैसे जैसे अल्कोहल पी रहे हो आपकी बॉडी में SCR का नंबर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अब मान लो किसी ने इतनी पी, ये तो हद से ज़्यादा, वैसे ज़्यादा हो गया, तो अभी आपके SCR का नंबर 50 है तो आपको नशा चढ़ जाएगा। लेकिन जैसे SCR का नंबर बढ़ गया, लेट सपोज 100, तो ये भी नलिफाई हो जाएगा। इसलिए लोग बहुत एक्सेसिव पीते रहते हैं और फिर तुम्हें पता है कि डैमेजिंग इफेक्ट्स आ जाते हैं अपने लिवर के पास। अब लिवर ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि लिवर का जो SCR है वहाँ पे एक प्रोटीन होता है जिसको आप बोलते हो साइटोक्रोम। मैं लिख के दिखा देती हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन भी है, कहाँ गया ये वाला, एक बार अंदाजा लगाना। डिटॉक्सिफिकेशन जहां भी हो रहा हो, चाहे जो भी कर रहा हो, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इसमें से एक प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है। एक बार तुक्का लगाओ, कौन सा प्रोटीन है? 1? अच्छा, बाकियों का? इट इज 1, साइटोक्रोम P450। ये वो प्रोटीन है जो आपके डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। ये प्रोटीन आपको लीवर में मिलता है SCR के साथ। समझ में आया? प्रियांशु सीनी होगा, फर्स्ट वाला होगा, फर्स्ट वाला। तो साइटोक्रोम P450 बिल्कुल एक्स्ट्रा है, ये बिल्कुल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दे रही हूँ। साइटोक्रोम P450 आपके इसमें डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। अब सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है आपकी ड्रग्स के साथ। आप कोई दवाई खा रहे हो, मान लो मैं पैरासीटामोल खाती जा रही हूँ, तो जो मेरा लिवर है वहाँ पे SCR क्या करेंगे, उसको नलिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो एक टाइम बाद ऐसा होगा, मैं पैरासीटामोल खा भी रही ना तब भी मेरी बॉडी इफेक्ट शो नहीं करेगी, क्योंकि मेरे SCR ने उसको ओवर पावर कर दिया है। समझ में आई बात? इसलिए आपको दवाइयाँ भी चेंज करनी होती है। क्लियर है? तो दिस वॉज जस्ट फॉर योर कॉन्सेप्ट एनहेंसमेंट। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि SCR डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। चलो ये हो गया। इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, बहुत इजी है, फर्स्ट हो जाएगा, है ना प्रियांशु, शिवप्रिया, नंदिता? हाँ। इसके बाद ये क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा? अभी तो डायग्राम में दिखाया था, इतनी बार बताया था। क्या फायदा एनसीईआरटी के डायग्राम को दिखाने का? वैसिकल होगा। अच्छा हाँ प्रियांशु, नंदिता सही है। शिवप्रिया इसका बताना क्या होगा? ये देखो मैंने क्यों दिखाया था, ये मैंने क्यों दिखाया था। माइक को म्यूट करके नहीं बोल, अनम्यूट करके बोल, तब सुनूंगी क्या बोल रहा है। अंशु, आशु, हाँ तुषार तुझे याद आया। शिवप्रिया, प्रियांशु, बीटी विल वेरी गुड। शिवप्रिया, शाबाश। नंदिता, वो देखो तुमसे अच्छा आंसर कर दिए। कोई बात नहीं, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना, ट्यूब्यूल से रिप्रेजेंट होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम,
और वेसिकल तो आएगा भी नहीं। अभी समरी की लाइन में क्या दिखाया था, तुम तो ये भी भूल गए। समरी की लाइन में क्या दिखाया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन ट्यूब्यूल और सिस्टर्ने, वेसिकल तो है ही नहीं, तो यहाँ तो ट्यूब्यूल जाएगा या सिस्टर्ने जाएगा। तुम्हारा तो तीसरा ऑप्शन आ रहा है, ऑल ऑफ द अबव आ रहा है। चलो ये हो गया। ये बताओ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबका जलवा है चैट्स में, सही बात है, आज तो मानना पड़ेगा, तालियां। चलो तो सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स हमारा ER, क्योंकि रेटिकुलम है, रेटिकुलम इज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स, ठीक है, वेरी गुड 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 गुड। एक ये और बता दो, आर्या, हाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर्या। चलो अब हमारा जो प्रोटीन है या जो लिपिड है वो निकल के आ गया है गोल्जी बॉडी के पास, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी में आपको क्या है, ये आपको पता है, कैमिलियो गोल्जी ने एक डार्क स्टेनिंग बॉडी देखी थी। डार्क स्टेनिंग वर्ड याद रखना, वो बॉडी क्या थी आपकी, गोल्जी अपैरेटस। अब गोल्जी अपैरेटस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहली बात, आपको पता है कि आपके पास एक ये वाला सरफेस होता है, फिर आपके पास ये होता है, फिर आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और ये सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये जो फ्लैट स्ट्रक्चर्स हैं इनको आप क्या बोलते हो, सिस्टर्ने। हाँ सिस्टर्ने, सिस्टर्ने। ये जो लास्ट वाला फेज होता है इसको आप क्या बोलते हो, कॉनकेव, ट्रांस, या फिर मैच्योरिंग फेज। मैच्योरिंग फेज। और जो इनिशियल वाला होता है सिस फॉर्मिंग। सिस फॉर्मिंग और कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, सिस या फॉर्मिंग। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या सिस और ट्रांस एक दूसरे से सिमिलर होती है या डिफरेंट होती है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सिस एंड ट्रांस आर डैश फ्रॉम ईच अदर। अपोजिट। और देखो तुम ऐसे चिंता मत करो, तुम्हारे लिए सारी जुगाड़ है मेरे पास। वेट, बायोलॉजी की बुक ये रही, मैं दिखाऊंगी भी कि एनसीईआरटी में कहाँ क्या लिखा है। खुल जा। देखो ये लाइन, द सिस एंड ट्रांस फेजेस ऑफ ऑर्गेनेली आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। एंटायरली डिफरेंट, वेरी गुड नंदिता। अपोजिट, अपोजिट वर्ड मतलब तो ये हो गया कि एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन डिफरेंट वर्ड यूज करना है, दोनों का सब डिफरेंट है एक दूसरे से। वेरी गुड, तो ये है कीवर्ड, दीज आर एंटायरली डिफरेंट। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ो। ओके, तो अब होगा क्या, सबसे पहले जब गोल्जी बॉडी में कोई भी चीज आएगी तो उसका होगा मैच्योरेशन, उसका होगा मॉडिफिकेशन, उसकी होगी पैकेजिंग, और पैकेजिंग के बाद होगा उसका 4th नंबर पे ट्रांसपोर्ट। तो देखो मैच्योरेशन में आपको पता है जैसे ऐसा फोल्डेड प्रोटीन है, फाइनली अपनी मैच्योर फॉर्म में चला जाएगा। मॉडिफिकेशन का मतलब मान लो, देखो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन भी आ रहा है, वहाँ से आपका वो भी आ रहा है, लिपिड भी आ रहा है। अब आप बना रहे हो इसको जोड़ जोड़ के, कार्बोहाइड्रेट जोड़ जोड़ के वो बनाते हो ना, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स, तो वो सब कहाँ बन रहे हैं आपके गोल्जी बॉडी में। तो दिस इज मॉडिफिकेशन। जैसे आपने प्रोटीन के साथ
कार्बोहाइड्रेट लगा दिया, तो क्या बन गया आपका ग्लाइकोप्रोटीन। आपने उसके बाद क्या किया, आपने लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट लगा दिया, लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट लगा दिया, तो क्या बन गया ग्लाइकोलिपिड। तो आप कार्बोहाइड्रेट जो जोड़ रहे हो इसको कहा जाता है ग्लाइकोसाइलेशन। दिस इज ग्लाइकोसाइलेशन, मतलब आप कार्बोहाइड्रेट्स का एडिशन कर रहे हो। तो ये मॉडिफिकेशन भी कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। इसलिए एनसीईआरटी बोलती है कि मेन साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन इज गोल्जी बॉडी। कल की क्लास में भी बताया था ना ये, वेरी गुड, फॉर्म्ड इन गोल्जी बॉडी। इसके बाद पैकेजिंग, पैकेजिंग आपको पता है वेसिकल्स में, वेसिकल्स, और फाइनली ट्रांसपोर्ट। आपका ट्रांसपोर्ट इंट्रासेल्युलर भी हो सकता है, इंट्रासेल्युलर, और आपका ट्रांसपोर्ट एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी हो सकता है। सेल के अंदर जरूरत है तो अंदर चला जाएगा, बाहर जरूरत है तो बाहर चला जाएगा। अंदर कहाँ जरूरत है, मान लो आपकी सेल मेम्ब्रेन कहीं से वियर टियर हो गई है, वहां पे ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड या प्रोटीन लगाना है तो यहीं से ही तो जाएंगे। समझ में आ गया। तो ये 4 फंक्शंस है आपकी गोल्जी बॉडी के लिए, इनको नोट डाउन कर लो। डन। चलो अब बैक टू दैट समरी वाली लाइन, एक बार फिर से इसे आगे पढ़ते हैं। कुछ और भी देखा था मैंने यहाँ पे, ये हो गया। द गोल्जी बॉडी इज अ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली कंपोज्ड ऑफ फ्लैटेंड सेक्स, जिनको आप सिस्टर्ने बोलते हो। द सिक्रीशंस ऑफ सेल्स आर पैक्ड इन देम एंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सेल। और कहाँ है ये इंपॉर्टेंट है, अब देखना। राइबोसोम्स are involved in protein synthesis. These occurs freely in the cytoplasm or are associated with ER. राइबोसोम की ओवरऑल लोकेशन आपकी सेल में बहुत सारी है। क्या क्या है राइबोसोम की लोकेशन? एक तो आपका राइबोसोम RER के साथ एसोसिएट हो सकता है, एक आपका राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के साथ एसोसिएट हो सकता है, एक आपका राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट के साथ एसोसिएट हो सकता है। ये हम सबको पता है। इसके अलावा एक और लोकेशन एनसीईआरटी ने बता दी, फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में एमई भी रह सकता है बिना अटैच्ड हुए, बिना राइबोफोरिन के अटैचमेंट के साथ। तो ये वाले जो है ये तो इनके दोनों के लिए काम करेगा। ये वाला जो है वो प्रोटीन्स बनाएगा जो मेम्ब्रेन्स के लिए चाहिए, किसी बाहर को सिक्रीशन के लिए चाहिए। और अगर साइटोप्लाज्म के छुटके मुटके काम के लिए प्रोटीन चाहिए तो वो ये वाले वो बनाएंगे राइबोसोम, फ्री राइबोसोम। समझ में आई? तो ये समरी इंपॉर्टेंट, देखो कितने सारे पॉइंट्स मिल गए। प्रोटीन, लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोजन ER बनाता है, और आपके राइबोसोम फ्री राइबोसोम्स भी हो सकते हैं और अटैच्ड राइबोसोम्स भी हो सकते हैं। क्लियर? तो थम्स अप दे दो सारे। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हो गया वैक्यूल्स। आपकी जो वैक्यूल्स होती है वो कहाँ से निकली है? वो भी अपनी गोल्जी बॉडी ER की ही मॉडिफिकेशन से बनी है, वेसिकल्स की मॉडिफिकेशन से। अब जो आपकी वैक्यूल्स होती है वो एक गोल स्ट्रक्चर है ना, और इसको आप बोलते हो टोनोप्लास्ट। सबसे पहले हम जो वैक्यूल पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं सैप वैक्यूल, प्लांट्स वाली वैक्यूल, प्लांट्स में मिलने वाली वैक्यूल। और प्लांट्स की वैक्यूल और हमारी एनिमल्स की वैक्यूल लगभग सेम है, लेकिन प्लांट्स की जो वैक्यूल होती है वो 90% वॉल्यूम लेके बैठी होती है सेल का, 90% वॉल्यूम। ठीक है। अब एनसीईआरटी बोल रही है कि जो वैक्यूल होती है इसमें पानी होता है, इसमें सैप होता है, इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं।
मतलब इसमें कुछ ज्यादा काम की चीजें नहीं होती, सब कुछ वेस्ट ही होता है। लेकिन यहां पर ये जो सैप वर्ड है, जिसकी वजह से सैप वैक्यूल बोला गया है, ये सैप का मतलब क्या होता है? व्हाट इज सैप? एनीवन? शिवप्रिया, नंदिता, प्रियांशु, आशु, तुषार, व्हाट इज सैप? सैप मतलब वाटर विद डिजॉल्व्ड सॉल्यूट्स, उस कॉम्बिनेशन को कहा गया है वाटर विद डिजॉल्व्ड सॉल्यूट्स। वाटर विद डिजॉल्व्ड सॉल्यूट्स। अब इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपके जितने भी पिगमेंट्स होते हैं प्लांट्स के, वो आपको प्लास्टिड्स में देखने को मिलेंगे, लेकिन एक पिगमेंट है जो आपको वैक्यूल के अंदर देखने को मिलता है। क्या उसका नाम पता है? क्या उस वेरी गुड। तो प्लस इसके अंदर एंथोसायनिन पिगमेंट भी होता है। शाबाश, एंथोसायनिन पिगमेंट। अब इसके अलावा की पॉइंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि वैक्यूल अंदर से कैसा होता है, हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक, तो क्या आंसर आएगा? हाइपो। अच्छा, हाइपरटोनिक का मतलब है कि उस जगह पर हाइपर मतलब ज्यादा, टोनिसिटी मतलब ज्यादा सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन है। आप देख लो हाँ, कितना सॉल्यूट भरा पड़ा है इसके अंदर जबरदस्ती का, ये जबरदस्ती खींचता है। एक्टिव पंप चाहिए होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाइपो नहीं प्रियांशु बच्चे, हाइपर होता है। जैसे अगर मैं वैक्यूल को दोबारा से बनाऊं आपके सामने, ये जो वैक्यूल है यहाँ पे पंप्स लगी होती है, दीज आर पंप्स, और ये इसके इर्द गिर्द है साइटोप्लाज्म। यहाँ पे सॉल्यूट्स हैं, या इसके अंदर ऑलरेडी इतने सारे सॉल्यूट्स हैं, लेकिन वैक्यूल को चैन नहीं है, वो जबरदस्ती खींचता रहता है सॉल्यूट्स को जबरदस्ती, तो ये हो जाता है एक्टिव। और अगर कहीं पे आपकी सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो कंडीशन हो जाएगी हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। लेकिन ज़्यादातर, वेरी गुड शिवप्रिया, नंदिता। अब यहाँ पे ज़्यादातर जो सॉल्यूट्स होते हैं ना, वो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। प्लांट्स के अंदर बने ऑर्गेनिक एसिड, जैसे मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ओवरऑल क्या हो जाता है, इसका पीएच भी लाइसोसोम की तरह एसिडिक होता है, एसिडिक पीएच। क्यों? ड्यू टू ऑर्गेनिक एसिड्स। तो अगर कोई पूछ ले तो आपको ये चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। सबसे पहले पॉइंट ये कि आपकी इसके मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं टोनोप्लास्ट। इसके अंदर पानी, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं और एक एंथोसायनिन पिगमेंट होता है। प्लांट्स के अंदर इसे बोलते हैं सैप वैक्यूल, जो 90% वॉल्यूम लेके बैठा होता है। फिर हमने देखा इसके अंदर पंप्स होती है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके सॉल्यूट्स को खींचती है। तो सॉल्यूट ज़्यादा यानी कि हाइपर मतलब ज़्यादा सॉल्यूट्स, और क्योंकि ज़्यादातर सॉल्यूट्स ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं तो आप उनके पीएच कैसा बोलोगे, एसिडिक। ये सारी बातें समझ में आई वैक्यूल के बारे में? ठीक है, लिख लो एक बार। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लाइसोसोम, जिनको आप प्यार से बोलते हो सुसाइडल बैग्स। अब यहाँ पे क्या होता है, ये आपका अगेन एक सेल है। सेल के अंदर आपका ये वेसिकल है विच इज़ लाइसोसोम। अब लाइसोसोम के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे पंप्स होती है एंड दीज आर H पॉजिटिव पंप्स। वेरी गुड। अब पंप्स है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगी तो क्या होगा, ये ज़बरदस्ती साइटोप्लाज्म से उठा के H पॉजिटिव को अंदर डालेगी। अब ज़्यादा H पॉजिटिव हो गया तो एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाएगा, हाँ पीएच हो जाएगा। तो यहाँ का जो पीएच होता है वो लगभग होता है 5
एसिडिक पीएच। अब इसको एसिडिक पीएच क्यों चाहिए होता है? क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स होती हैं, वो एसिडिक पीएच पे ही काम करती है। और इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं उनको आप क्या बोलते हो? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, या फिर इनका दूसरा नाम है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्यों बोला? क्योंकि हाइड्रो मतलब पानी, लिटिक मतलब तोड़ना, पानी की प्रेजेंस में चीजों को तोड़ती है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो एक्टिव पीएचएस, एसिडिक पीएचएस रिक्वायर्ड फॉर देयर एक्टिवेशन। देयर फंक्शनिंग require acidic environment। ये समझ में आया? अब समझ में आएगा कि क्यों, कैसे, क्या काम करती है ये, ठीक है। बाकी सब तो तुम रट ही लोगे, बट इनका फंक्शन समझना पड़ेगा। ये लिख लिया? लिख लो। शिवप्रिया, प्रियांशु, नंदिता, जब लिख लो तो फटाफट से थम्स अप कर देना। डन। चलो अब बढ़ते हैं आगे। देखो ये कहाँ कहाँ काम आ सकती है। जैसे आपको पता है ये चीज़, ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो आपके इम्यून सिस्टम में आपके न्यूट्रोफिल्स, आपके मैक्रोफेजेस, फैगोसिटिक सेल्स होते हैं, है ना। तो अब ज़रा मैं उनकी फंक्शनिंग के हिसाब से आपको समझाती हूँ। फैगोसिटिक मतलब कि वो अमीबा की तरह किसी भी फॉरेन पार्टिकल को एनगल्फ कर लेंगे। मान लो ये है हमारा बैक्टीरिया जिसको उन्होंने एनगल्फ करने की कोशिश की। अब इन वाले जो सेल्स हैं इनके अंदर ऑलरेडी लाइसोसोम नाम की चीज़ होती है, और लाइसोसोम में होती है एंजाइम्स। अब क्या होगा, जब ये इसको और ज़्यादा एनगल्फ कर लेंगे तो ये वेसिकल ऐसे मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज़ कर जाएगी और ये वेसिकल अंदर चला जाएगा। दिस इज़ व्हाट एनगल्फिंग इज कॉल्ड। तो आगे का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये एनगल्फ कर लिया इन्होंने बैक्टीरिया को, और यहाँ पे इनके पास है लाइसोसोम। अब एक बात बताओ, केवल अंदर एनगल्फ करने से क्या हो जाएगा? इसके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये तोड़ सके बैक्टीरिया को। तो क्या होता है, इधर से लाइसोसोम और इधर से ये जो वैक्यूल बनी है ये आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं। तो फ्यूज़ कर जाते हैं तो अंदर क्या होगा वो समझो। ये लाइसोसोम आया और इधर से आपकी ये जो फ्यूजन वाली वैक्यूल बनी ये ऐसे फ्यूज़ हुई। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो एंजाइम्स है वो सब जगह फैल जाएंगी। सब जगह फैलने की वजह से क्या होगा, ये जो पैथोजन है बैक्टीरिया है ये भी इनके कांटेक्ट में आ जाएगा। तो जो भी, जैसे मान लो इसमें लाइसोजाइम हुई तो ये इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो दिस इज डाइजेस्टेड पैथोजन, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो लाइसोसोम क्या करता है, कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर कर रहा है तो उसको तोड़ने का काम करती है। या फिर मान लो ऐसा हो जाए, कोई सेल है, सेल की भी तो एक उम्र होती है ना, सेल भी तो बूढ़ा होता है ना। या मान लो सेल की कोई ऑर्गेनली बूढ़ी हो रही है, मरने वाली है, तो लाइसोसोम उसको भी किल करती है। लेकिन पहले बताओ, ये समझ में आया लाइसोसोम का पहला फंक्शन? फॉरेन पार्टिकल्स को किल करना, डाइजेस्ट करना, बनाना है। इसके अलावा मान लो नेक्स्ट क्या होगा, अगेन ये सेल है, इस सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया था। जैसे मान लो तुम अच्छा काम नहीं करोगे तो सिंपल सी बात है तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड में नेगेटिव फीडबैक आएगा, तुम्हारे टीचर्स तुम्हें स्कोल्ड करेंगे। तो सेम है, माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा तो क्या हो जाएगा, बहुत सारी जो लाइसोसोम्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द गिर्द आके इकट्ठी हो जाएंगी ऐसे, और आपस में फ्यूज करके अपनी सारी एंजाइम्स इस माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर डाल देंगे ताकि माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो जाए। तो आपकी जो डेड और वीक ऑर्गेनेलीज है उनके रिमूवल के लिए भी आपका लाइसोसोम इंपॉर्टेंट है। फॉर रिमूविंग आउट डेड और वीक ऑर्गेनेलीज। अब मान लो ऐसा हो जाए
कि पूरा का पूरा सेल ही वीक पड़ गया, तो ये क्या करेंगे, जो लाइसोसोम है वो अपने आप को रप्चर कर लेंगे और उनकी सारी एंजाइम्स ऐसे सेल में आ जाएगी, सारी एंजाइम्स। तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सेल की डेथ हो जाएगी। फील्डिंग सेट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, एकदम सही बोला प्रियांशु ने। तो इसने क्या किया, अपने सेल को ही खा लिया, खत्म। इसे कहा जाता है ऑटोफैगी, अपने सेल को ही खा जाना। अब मान लो कोई कैंसर का सेल है, कैंसर का सेल जो बॉडी में नहीं चाहिए, तो वहां पे ऐसे सेल्स को किल किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, जो चीज कमजोर हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, काम की नहीं है, उसको खत्म कर देगा लाइसोसोम। और जब सेल ही खराब हो जाए तो सेल को ही खत्म कर जाएगा। समझ में आया तुषार, डाउट? ठीक है। आगे बढ़ू। अब आपको पता होना चाहिए कौन सी एंजाइम्स और क्या उनका टारगेट है। एंजाइम्स एंड टारगेट। जैसे आपके पास हो सकती है, मान लो क्या क्या है आपके सेल में, कोई कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना हुआ तो कार्बोहाइड्रेज। आपको पता है ना कि ये जो एज है ये सफिक्स है एंजाइम के लिए, है ना। तो कार्बोहाइड्रेज किसको तोड़ेगी? कार्बोहाइड्रेट को अमाइलेज भी बोल सकते हैं। हाँ, बोल सकते हो कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है। उसमें कोई स्पेसिफिक हो गया, माल्टोज को तोड़ना हुआ तो माल्टेज, वो उसके अंदर, ये एक मेजर कैटेगरी है। इसके बाद आपके लिपिड्स को तोड़ना हुआ तो लाइपेज हो जाएगी। वेरी गुड। अगर मान लो आपके न्यूक्लिक एसिड को तोड़ना हुआ, वेरी गुड, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ना हुआ तो न्यूक्लियस। और क्या तोड़ सकते हो सेल के अंदर? प्रोटीन तोड़ सकते हो। प्रोटीन तोड़ने के लिए वेरी गुड, ये एक जनरल नाम है सबका, प्रोटीएज, सब पे एज लगा हुआ है। ये सब हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है। डन। तो क्या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम समझ में आया अच्छे से? ठीक है। अब तुम्हें एनसीईआरटी की लाइंस भी रीड करनी होगी ताकि कोई डाउट ना बचे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। हेडिंग डाल लो माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ गया, छोड़ो। एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक होता है माइटोकॉन्ड्रियन। क्या डिफरेंस है दोनों में बताओ, या सेम है? माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रियन। पढ़ा है कभी या नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा मैम। अरे एनसीईआरटी खोलो, पहले ही पेज पे लिखा हुआ है, खोलो एनसीईआरटी। कहाँ गया माइटोकॉन्ड्रिया वाला पेज? दिखा क्या एनसीईआरटी में? चलो यहां से डाल लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियन। वेरी गुड नंदिता, शाबाश। शिवप्रिया को भी थम्स अप दे दिया शिवप्रिया ने। माइटोकॉन्ड्रिया एक प्लूरल टर्म है, माइटोकॉन्ड्रियन एक अकेला माइटोकॉन्ड्रिया, अकेला। तो सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है, ठीक है बच्चे। अब होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है, उसका जो शेप एंड साइज है, ये सब चीजें सेल टू सेल वेरी करते हैं। क्या तुम इस चीज का जस्टिफिकेशन दे सकते हो मुझे? कैसे? क्योंकि मैम जो मसल ज्यादा यूज होती है उसके लिए ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया को ज्यादा एटीपी की जरूरत होगी, और जिनमें ज्यादा यूज नहीं होता होगा उसमें कम होते होंगे। हाँ बिल्कुल, ऐसे और भी और वो है सेल्स हमारी बॉडी में। आरबीसी को चाहिए ही नहीं माइटोकॉन्ड्रिया, वो तो हटा देता है।
स्पर्म को तो इतना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, उसका पूरा मिडिल पीस माइटोकॉन्ड्रिया का भरा हुआ होता है। तो सब वेरी करता है इसका, डिपेंडिंग अपॉन फिजियोलॉजिकल स्टेट, क्या चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए। अब आपकी इसकी इतनी सारी शेप्स हो सकती है, लेकिन उसमें से जो मोस्ट कॉमन है, जो एनसीईआरटी में गिवन है, उसे कहा जाता है सॉसेज शेप्ड। सॉसेज शेप्ड, लिख लो इस चीज को, एनसीईआरटी के डायग्राम में जो शेप है दैट इज सॉसेज शेप्ड। अब यहाँ पे मैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा सा रेस्पिरेशन इन प्लांट से इंटीग्रेट करके पढ़ाना चाहती हूँ, तो मुझे इजाजत है ना? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर से थोड़ा सा इंटीग्रेट करके पढ़ाऊंगी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो अब पेन कॉपी वगैरह सब कुछ छोड़ दो। तो हुआ क्या, आपने खाना पीना खाया, आपका डाइजेशन वगैरह हो गया, आपके बॉडी में बहुत सारी चीज़ें घूम रही है, अमीनो एसिड्स है, ग्लूकोज है या फैटी एसिड्स है, सब कुछ। लेकिन हमें जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है 6 कार्बन के कंपाउंड से, जिसको आप नाम देते हो ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या करेगा, सेल में एंट्री लेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम। एक सेल में एंट्री लेगा, ठीक है? हाँ नंदिता, चलो। अब क्या होता है, जैसे ही ये 6 कार्बन का ग्लूकोज सेल में आता है तो इसको साइटोप्लाज्म में लाते ही तोड़ दिया जाता है 3 कार्बन में। हाँ, कैटाबॉलिज्म, काटा जाएगा, तोड़ा जाएगा। अब ये 3 कार्बन का है, लेकिन रिएक्शन नीड्स टू बी बैलेंस्ड, तो ये जो 3 कार्बन का कंपाउंड बनता है इसकी क्वांटिटी 2 बनती है। ये जो तोड़ा गया है इसे कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। और अभी आपने ग्लूकोज को आधा तोड़ा है। आधा तोड़ने के का मतलब है पार्शियल ऑक्सीडेशन, पार्शियल ब्रेकडाउन। दिस इज पार्शियल ऑक्सीडेशन। और लिटरली इसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि इस टाइम में सेल पे ऑक्सीजन है या नहीं है। ग्लूकोज जैसे सेल में आएगा, ग्लूकोज को पहले आधा कर दिया जाएगा, तो सेल में ऑक्सीजन हो ना हो ये तो बनेगा ही बनेगा। तो ये जो 3 कार्बन का कंपाउंड बना है इसको आप वजह से लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। अभी आगे होगा, अभी नहीं हुआ, अभी होगा, है ना? जब हमारे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, हाँ तब वेरी गुड। तो ये जो 3 कार्बन का, हाँ क्या बोलते हैं, पायरुविक एसिड। अब एक बात बताओ, एक होता है पायरुविक एसिड और एक होता है पाइरुवेट, सेम है अलग है? थैंक यू। पायरुविक और पाइरुवेट, केमिस्ट्री अप्लाई हो रही है, अपनी केमिस्ट्री बताओ कैसी चल रही है? पायरुविक एसिड और पाइरुवेट सेम है या अलग है? मैम उसमें एक लग जाता है, ग्रुप अटैच हो जाता है। ओहो, कौन सा ग्रुप? OH CHO, सॉरी। एल्डिहाइड क्यों बना रहा है? चलो मतलब मेरी केमिस्ट्री तुमसे स्ट्रांग है। तुम देखो अगर ऐसे लगा हुआ है ना COOH तो आप पूरा बोलोगे एसिड, लेकिन अगर ऐसा हुआ H हट गया, CO नेगेटिव लग गया तो 8 बोलोगे। पायरुविक एसिड में एक एसिड है, एक एंजाइम नहीं बच्चे, वो एज होता है। पायरुविक एसिड में मतलब COH लगा हुआ है और तुम पायरुवेट बोल रहे हो, मतलब अभी भी वो एसिड है बट उसका H ग्रुप निकल चुका, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हुए, समझे? तो ये माइनर सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, एसिड और 8। इसलिए आप बहुत देखते होंगे ना, मैलिक एसिड, मैलेट, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसीटेट, तो बस H निकल गया। अब ये जो कंपाउंड है मैं इसको बोल रही हूँ पायरुविक एसिड। अब देखो पायरुविक एसिड की जिंदगी उसे कहाँ ले जाएगी, डिपेंड करता है कि सेल को ऑक्सीजन मिल रही है या सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो हम लेके चल रहे हैं दोनों कंडीशन। एक कंडीशन कि सेल के पास ऑक्सीजन है और दूसरी कंडीशन कि सेल के पास ऑक्सीजन नहीं है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये क्या करने चला जाएगा, फर्मेंटेशन। जो आपको पता है 2 टाइप्स का होता है, एक तो लैक्टिक एसिड वाला और दूसरा अल्कोहलिक। हाँ, एल्कोहलिक या इथेनॉलिक फर्मेंटेशन, ठीक है? तो हमें इस पार्ट से डील नहीं करना, हमें डील करना है इस वाले पार्ट से। तो अगर इसके पास ऑक्सीजन इसको मिल गई तो ये एंटर करेगा एक नए स्ट्रक्चर के अंदर जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, विच इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया।
अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें दो मेम्ब्रेन्स होती है, आउटर इनर। अब ध्यान देना, एल्कोहलिक और लैक्टिक, वैसे बिल्कुल ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट में, एल्कोहलिक। पेन कॉपी मेरे को चाहिए कि तुम बिल्कुल छोड़ के बैठे हो। अब होता क्या है, ये जो 3 कार्बन का कंपाउंड है पायरुविक एसिड, इसको ऑक्सीजन मिल गई तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को एलर्जी है 3 नंबर से, वो उसको शुभ नहीं मानता। तो क्या करना होता है, ये अपना एक कार्बन बाहर छोड़ देता है, इसको अपना एक कार्बन बाहर छोड़ना पड़ता है। तो ये 3 कार्बन के साथ आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लिया, लेकिन इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए इसको 2 कार्बन का कंपाउंड बनना पड़ता है, और वो 2 कार्बन का कंपाउंड है एसिटाइल कोएंजाइम ए। याद आ रहा है ये कुछ, एसिटाइल कोएंजाइम ए। और एसिटाइल कोएंजाइम ए ये जो बना है, कहाँ बना है, इस स्पेस में। और ये जो रिएक्शन है इसको आप बोलते हो लिंक रिएक्शन, जो लिंक कर रही है। मैंने बोला क्या, 3 कार्बन का पायरुविक एसिड अंदर नहीं जा सकता, तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है 2 कार्बन के कंपाउंड में एसिटाइल कोएंजाइम ए बाय अ रिएक्शन कॉल्ड लिंक रिएक्शन। और ये जिस स्पेस में हो रही है उस स्पेस को क्या कहा जाता है, किसी को पता है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। इतनी बात समझ में आई? पहले मुझे यहाँ तक सब थम्स अप कर दो कि यहाँ तक समझ में आ गया। नंदिता, प्रियांशु, शिवप्रिया, आशु, तुषार, यहाँ तक थम्स अप करके बताओ। हाँ मैम, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस भी बोल सकते हैं? बोल सकते हो, लेकिन आप देखना प्लास्टिड्स में भी बोला गया है इन पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। तो ये पेरीप्लास्टिडियल, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल थोड़ा सा स्पेसिफिक बना देता है कि कहाँ का स्पेस। तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल बता रहा है माइटोकॉन्ड्रिया वाला स्पेस, वैसे आप बोल सकते हो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, क्योंकि 2 मेम्ब्रेन के बीच में है। ठीक है, जल्दी बताओ यहाँ तक क्लियर है? ओके, नंदिता का यस मैम आ गया। बाकी बच्चे, शिवप्रिया, प्रियांशु, तुषार का भी आ गया थम्स अप। चलो, अब ये हो गया पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में लिंक रिएक्शन। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो एक साइकिल का पार्ट बन जाएगी। वो साइकिल हो रही है इसके मैट्रिक्स में, और इस साइकिल को क्या बोला जाता है? क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल, कुछ भी नाम दे दो इसको। तो अब इस साइकिल के चलते क्या होता है, ये साइकिल का चलना इस बात का सबूत है कि सेल के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन चल रही है, क्योंकि ऑक्सीजन था तभी तो ये सब कुछ हुआ। अब यहाँ से जो एनर्जी निकलती है वो बड़ी अलग अलग फॉर्म्स में निकलती है। GTP निकलती है, NADH2 निकलती है, FADH2 निकलती है, लेकिन क्या इनमें से कोई भी एनर्जी करेंसी है सेल की? नहीं ना। तो ATP एसिड, ऐसे समझ लो आपके पास अलग अलग कंट्रीज के पैसे हैं, लेकिन इंडिया में तो आपका रुपया चलेगा, तो आपको बैंक के पास चेंज कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बैंक है, इनकी बैंक कहाँ मौजूद है? इनर मेम्ब्रेन पे। ये अब आपको भी पता है, वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो चलती है ना पूरी, वही है ये। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको भी पता है कि जब आप बैंक में जाते हो तो आपको बोला जाता है काउंटर 2 पे चले जाओ, फिर बोलता है काउंटर 4 पे चले जाओ, जंप कराते रहते हैं। तो सेम केस यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे आप क्या गए, कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, ये सब गए यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ जंप कराया, यहाँ से यहाँ जंप कराया, यहाँ से यहाँ जंप कराया, फाइनली 5th वाला कॉम्प्लेक्स होता है ETS में, जो एक्चुअली में आपके पैसे को कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ से इन सारी एनर्जीज को कन्वर्ट कर दिया जाता है ATP में। और ये जो इनर मेम्ब्रेन पे ये जो पूरी रिएक्शन चल रही है, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETS। तो थोड़ा सा समझ में आया माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? एक बार इसे बना लो।
शिफ्या प्रियांशु कहाँ गए, सो गए? अच्छा ऐसा भी होता है, ठीक है नंदिता। बाकी लिख लिया सबने? ओके। अब एक क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या माइटोकॉन्ड्रिया को आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अलावा नॉर्मल माइक्रोस्कोप में देख सकते हो, या इसके लिए भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही चाहिए? इसका भी एक इनडायरेक्ट आंसर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइंस में, फर्स्ट जो 3 लाइन्स है वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप माइटोकॉन्ड्रिया को देखोगे तो आपको उसको देखने के लिए स्पेसिफिक स्टेन यूज करनी है। हाँ, जेनस ग्रीन बी, वेरी गुड, शाबाश। जेनस ग्रीन बी स्टेन से आपको स्टेन करना पड़ेगा, तभी माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा, और इसको देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगाने की नीड नहीं है। स्टेन करो, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हो। प्रियांशु हो गए कनेक्ट, तो समझ में आया? चलो, तो दूसरी चीज मैंने बता दी कि इसका शेप, साइज, नंबर सब वेरी करेगा सेल के फंक्शंस के हिसाब से। तीसरी चीज मैंने बता दी, जितनी भी शेप्स हो उसमें से सबसे कॉमन वो शेप है जो एनसीईआरटी में बनी है, और उसका नाम क्या है? सॉसेज शेप्ड। ठीक है, तो अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। हाँ, सेमी ऑटोनोमस मतलब हाफ ऑटोमेटिक। ये अपने आधे प्रोटीन खुद बना लेता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इट्स ओन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। ठीक है, इसलिए इसको हाफ ऑटोनॉमिक बोलते हैं। इसको भी बोलते हैं और क्लोरोप्लास्ट को भी बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? नीड्स टू बी स्टेन्ड स्पेसिफिकली, ऐसे नहीं किसी से भी स्टेन कर दो, जैसे एग्जाम्पल है फिर दूसरा शेप, साइज, नंबर वेरीज एंड डिपेंड्स अपॉन फंक्शन ऑफ सेल। फिर तीसरा मोस्ट कॉमन शेप है सॉसेज शेप। अब मान लो कोई भी सेल है, उसके पास 10 माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन उसको इमरजेंसी पड़ गई कि यार एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, तो ये अपने नंबर को कैसे बढ़ाएगा? नंबर बढ़ाएगा या किसी से उधार लेगा माइटोकॉन्ड्रिया? फिजन कर लेगा। वेरी गुड। तो अपने नंबर को बढ़ाता है बाय बाइनरी फिजन। इट्स नंबर बाय बाइनरी फिजन। और इसका ये बाइनरी फिजन करना कहीं ना कहीं प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर से रिलेटेड है, क्योंकि बैक्टीरिया भी बाइनरी फिजन करता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ी बताई थी ना कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एक ज़माने में प्रोकैरियोटिक सेल थे, ऐसा साइंटिस्ट भरोसा करते हैं। तो उसका एक रीज़न ये भी है। हाँ, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, वेरी गुड। ठीक है, तो वही है बाइनरी फिजन। इतना लिख लिया। दिस इज यू, वी लग रहा है। चलो, अब इस चैप्टर के हिसाब से
अगर माइटोकॉन्ड्रिया को अच्छे से समझना है, वो तो मैंने रेस्पिरेशन से कनेक्ट किया था। अब यहाँ पे इसके पास एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता है इसकी इनर मेम्ब्रेन को? सिस्टर्ने, सिस्टर्ने मारूंगी यहीं से। क्रिस्टा, सिस्टर्ने ER में छूट गया, मैंने हाँ बोला, हाँ क्रिस्टा। सो दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। इनफोल्डेड है तो इसको आपने नाम दिया क्रिस्टा। ये जो फ्लूइड है दिस इज मैट्रिक्स, एंड मैट्रिक्स इज द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। वेरी गुड नंदिता, क्योंकि यहाँ पे क्रेब्स साइकिल चलती है। साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके पास जो डीएनए होगा उसकी शेप कैसी होगी? शेप सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए। इसके पास आरएनए भी होंगे और इसके पास राइबोसोम भी होगा। राइबोसोम कैसे टाइप का होगा? अब प्रोकैरियोट जैसा है तो प्रोकैरियोट वाला ही राइबोसोम होगा। इट इज 70S राइबोसोम। और राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री। तो खुद की प्रोटीन फैक्ट्री होने की वजह से अपने आधे प्रोटीन तो ये खुद बना लेता है, लेकिन आधे प्रोटीन के लिए इसको स्टिल न्यूक्लियस के जीन वाले प्रोटीन पे डिपेंड होना पड़ता है। दैट इज वाई इट इज नॉट फुली ऑटोनॉमस, इट इज सेमी ऑटोनॉमस। वेरी गुड नंदिता। ये हो गया, ये हो गया। अब एक और चीज़, यहाँ पर इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें वो तो चलता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसमें ये होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, जो ATP बनाते हैं? दीज आर, अभी तो बोला था ना F0 F1 F0 F1 पार्टिकल्स, क्योंकि दोनों चैनल्स नहीं है, चैनल्स तो इसमें से F0 ही होता है। तो दीज आर F0 F1 पार्टिकल्स, और इनका दूसरा नाम है ऑक्सीजोम्स। ऑक्सीजोम्स। और काम क्या होता है इनका? ATP फॉर्मेशन। अब एक और मस्त चीज़ बताती हूँ, इसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है ना, उसमें बहुत सारे पोरेंस होते हैं, तो कोई भी चीज़ आसानी से यहाँ से जा सकती है। मोर परमिएबल। हाँ, मोर परमिएबल, वेरी गुड। इसलिए आपका 3 कार्बन का पायरुविक एसिड जा पा रहा था। सबसे ज़्यादा नखरे अंदर वाली मेम्ब्रेन के हैं, इसीलिए वो ऐसे भी किसी भी चीज़ को एंटर नहीं करने देती। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि अंदर वाली मेम्ब्रेन और बाहर वाली मेम्ब्रेन दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट हुई। अब सवाल आता है स्ट्रक्चरली या फंक्शनली, तो दोनों ही तरीके से, स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट है, फंक्शनली भी डिफरेंट है। ठीक है, तो आपको ये भी लिखना है। इनर एंड आउटर membrane of mitochondria are structurally and functionally different. स्टार पॉइंट है ये। क्या ये बातें समझ में आई? ठीक है, अब एक बात बताओ, जो रिएक्शन जहां हो रही है उसकी एंजाइम्स भी वहीं होनी चाहिए,
ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में है तो ग्लाइकोलिटिक की एंजाइम साइटोप्लाज्म में होनी चाहिए। क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में है तो मैट्रिक्स में ही सारी उसकी एंजाइम्स होनी चाहिए। लेकिन एक एंजाइम है जो मैट्रिक्स में ना मिलके तुम्हें इनर मेम्ब्रेन में मिलेगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक कॉम्प्लेक्स भी है। वो एंजाइम कौन सी है? सोचो, दिमाग लगाओ। एक एंजाइम ऐसी है क्रेब्स साइकिल की, नंदिता, प्रियांशु, शिवप्रिया, आशु, तुषार, जो मैट्रिक्स में ना मिलके इनर मेम्ब्रेन में मिलती है, बिकॉज इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये वो एंजाइम है जो बायोमॉलिक्यूल में लिखा हुआ है कि मेलोनेट नाम का इनहिबिटर इसे इनहिबिट भी कर देता है। चलो ये मैं तुम्हारे लिए होमवर्क रखती हूँ, ढूंढ के लाना। मैंने तुम्हें बता दिया ये क्वेश्चन 2 चैप्टर से रिलेटेड है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और बायोमॉलिक्यूल्स, दोनों में इसका जिक्र है। बट है मैलिक एसिड एंजाइम है, एंजाइम का नाम पूछा है मैंने। चलो वो तो तुम लोग मुझे बता देना। इससे पहले हम एक ओवरऑल वो लिख लेते हैं, समरी, कि कौन सी चीज़ कहाँ हो रही थी। तो समरी में जल्दी से मुझे बताओ, ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रही थी? चैट्स में जो बच्चे हैं वो टाइप कर दें। ग्लाइकोलिसिस के बाद लिंक रिएक्शन कहाँ हो रही थी? इसके बाद टीसीए साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल कहाँ हो रही थी? इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ चल रही थी? और इसके बाद तुम्हें मुझे बताना है कि ऑक्सीजोम का क्या फंक्शन है। और नीचे होमवर्क क्वेश्चन तुम्हारे लिए, विच एंजाइम ऑफ TCA cycle is found in inner mitochondrial membrane. Inner mitochondrial membrane. चलो बताओ अब ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रही है? सारे बच्चे बताओ, प्रियांशु, नंदिता, कहाँ हो रही है? तुषार, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर। क्या बोलेंगे उसे? सेल के अंदर। ये कैसा सवाल आंसर है? सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर, तो उसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। लिंक रिएक्शन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल, हाँ, स्पेस, जो कि इस डायग्राम में कहाँ है? ये रहा, ये वाला जो स्पेस है। कहाँ लिखूँ उसको? यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। लिखा हुआ है पहले, ठीक है। चलो फिर आगे बताओ, टीसीए साइकिल कहाँ चलती है? वेरी गुड प्रियांशु, नंदिता, सही। वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ चलती है? वेरी गुड, हाँ, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ऑक्सीजोम का फंक्शन एटीपी बनाने का काम होता है इसका, जो कि ये रोटेशन से एटीपी बनाता है, तो इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं। क्या बात है, शाबाश। प्रियांशु भी बिल्कुल सही आंसर दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, वेरी गुड। इसका फंक्शन हो गया एटीपी का फॉर्मेशन। तो ये तुम्हें क्लियर हुआ थोड़ा सा पिक्चर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की भी? ठीक है,
लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर मुझे ढूंढ के लाना है, मुझे अगली क्लास में चाहिए। वो कौन सी एंजाइम है जो बायोमोलिक्यूल्स में लिखा हुआ है कि उसे मेलोनेट इनहिबिट करता है, और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में लिखा हुआ है कि ईटीएस का पार्ट है इसलिए इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। ये बताना है अगली क्लास में। एटीपी सिंथेसिस एकदम सही आंसर, वेरी गुड प्रियांशु, वेरी गुड। तो अगली क्लास में तुम्हें ओवरऑल क्या करना है, पूरे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की एनसीईआरटी पढ़नी है, उससे रिलेटेड जो समरी में कॉन्टेक्स्ट है वो भी लिखना है, छाप लेना अपने दिमाग में, इंपॉर्टेंट लाइंस है वहाँ पे, और माइटोकॉन्ड्रिया को रीड करना है, डीपीपी करनी है। अगली क्लास में मैं तुम्हें इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज आए ना टिल 2025 वो भी करेंगे। जस्ट अ सॉर्ट ऑफ रैपिड रिविजन, रैपिड टेस्ट है तुम्हारा, सारे पीवाईक्यूज करेंगे इन टॉपिक्स तक के 2025 तक के, और तुम्हें वहाँ पे चेक करना है कि तुम्हारा कितना स्कोर आया है। तो ये इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, कोई डाउट है? ओके प्रियांशु, डाउट है अभी कोई? नहीं, कोई बात नहीं, अब तुम पढ़ो, अपने डाउट्स को इकट्ठा करो और फिर मंडे वाली क्लास में पूछ लेना। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। ओके। आपको बैठना है बस।